बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौम बरसों फैज़ अहमद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी, लेकिन इन्होंने और जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा नहीं किया। जबकि फैसल वादा का कहना है कि अब मुल्क में एक लंबा चौड़ा एहतसाब इंसाफ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि रुकेगा नहीं। अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। क्या इस एहतसाबी अमल में साहब इक़्तिदार भी आएंगे या अपने मुखालफिन को ही रगड़ा लगाया जाएगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब और लंदन UK से सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब मुकीम अहमद खान साहब को मदऊ किया। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर शरीक हो रहे हैं। जनाब सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, आप इंतहाई सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार तजियाकार हैं। आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए पहला सवाल जनाब, कोर्ट मार्शल 14 साल की सजा, अगली किसकी बारी है जनाब? जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बात कही है तो हम दोनों ने ले लिया है कि हमें जिसने काम किया वो बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब थे। तो उन्होंने एक इशारा, एक हिंट दिया है कि अगर फैज़ हमीद को सजा हुई है तो बाजवा साहब को भी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो वज़ीर दिफा साहब भूल गए कि आज तक पाकिस्तान में सजाएं सिर्फ 3 स्टार जनरल तक हुई हैं। 4 स्टार जनरल वाहिद जनरल मुशर्रफ थे जिनको सजा सुनाई गई, और वो भी नवाज शरीफ की जिद की वजह से। और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने सजा सुनाए जाते ही उन्हें पाकिस्तान से रवाना कर दिया था। वो पाकिस्तान में नहीं रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई, जब तक वो अपने अल्लाह के हुजूर पेश नहीं हो गए वो पाकिस्तान तो नहीं आ सके, मगर आप उस सजा को इंप्लीमेंट नहीं करवा सके। एक दिन क्या, एक लम्हे का वो निकले और बजाय जेल जाने के सीधे एयरपोर्ट गए, फंक्शन से बाहर चले गए। तो ये जो इनकी ख्वाहिश है जनरल बाजवा को सजा दिलवाने की, मेरे ख्याल में वो अधूरी रहेगी। वो इसलिए कि मुझे आज तक किसी 4 स्टार को सजा होते और अमल दरामद होते नजर नहीं आई। सजाएं हुई हैं, देखो पहली सजा नहीं है। असल में माजी में चर्चा नहीं किया जाता था। फौज के अंदर जब भी कोशिश हुई जनरल ज़ियाउल हक साहब को कुरान पाक शहीद करके बॉबी ट्रैप बना के ऊपर भेजने की साजिश हुई थी। उसके अंदर एक जनाब साहब थे, भुट्टो साहब को उनके दौर में लाहौर में मारने की साजिश हुई थी, उसमें एक ब्रिगेडियर साहब थे। ये पुरानी साजिशें हैं, बेशुमार हैं। अब मैं किस जनरलों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, ये हिस्ट्री है हमारी। किसी को शक है तो अभी गूगल सर्च पे जाकर लिख रहे आर्मी जनरल हु ट्राई टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट सिविलियन और मिलिट्री, आपको सारे नाम मिल जाएंगे। लेकिन मुझे अभी जो ख्वाहिशें नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून की, वो पूरी होकर नजर नहीं आ रही। हाँ, जो वाडा साहब ने ख्वाहिश जाहिर की है और राना सनाउल्लाह साहब ने ख्वाहिश जाहिर की है, वो ख्वाहिश मेरा मुख्तलिफ है। और वो ये है कि सजा अब इमरान खान को दी जाए, यानी कि वे ये कहते हैं कि अभी एक को सजा हुई है, दूसरे को दी जाए। दूसरे पे वो बाजवा साहब का नाम नहीं लेते, वो मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान का। और वाडा साहब ने बड़ा क्लियर किया कि 9 मई में फैज़ हमीद और इमरान खान मुलव्वस है, यानी कि
अभी फैज हमीद की मजीद सजा और इमरान खान की सजा, ये दोनों मुतवक्को है। जी अब ये आगे पूछते हैं जी। मुकीम अहमद खान साहब, जैसे कि सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब ने कहा है कि फैसल वाड़ा साहब ने एकदम से इस सजा के बाद एक और बड़ी पेशगोई कर दी है कि जनाब अब कोई नहीं बचेगा, सबका ही एहतसाब होगा। अब उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया है? क्या सिर्फ अपोजिशन का ये एहतसाब होगा कि साहब इक़्तिदार भी शामिल होंगे? देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आपका मैं सवाल आधा ही सुन पाया हूँ। ये जो फैसल वाड़ा है ना, ये सर फैसल वाड़ा ये दौरे हाजिर का वो नमूना है कि जो हर हुकूमत में इस किस्म का एक आध डिजाइन होता जरूर है, जो अपनी हैसियत और जुस्से से बढ़ के बात करता है। अब उनकी अपनी हकीकत और हैसियत क्या है कि बना है शाह का मसाहिब गालिब, बना वो क्या कहते हैं कि शहर में गालिब की इज्जत क्या है। अब अगर उनके पास इतनी ताकत है या कुव्वत है तो वो जनाब बबांगे दौल किसी को भी फांसी लगाने के इशारे दे रहे हो और वो बिला इम्तियाज या इम्तियाजी एहतसाब की बातें कर रहे हो, तो इस सिस्टम पे हैरानी भी होगी और परेशानी भी होगी। मतलब वो अपने हाथ में तारा मसीह बने हुए घूम रहे हैं और हमारा मीडिया जो है वो उनको पाक सरजमीन का सबसे काबिल एतमाद तर्जुमान समझ के उनको लाइव उसलियात दे रहा होता है, वरना आपको भी उनकी हकीकत पता है और उनकी असलियत से भी आप वाकिफ हैं। अगर वो इतने कदों काट के लीडर होते तो कहीं से कौंसलर का इलेक्शन किसी मुंसिफाना इलेक्शन में लड़के देख लें, उनको अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। अब ये जो इतनी बड़ी बड़ी वो धमकियां दे रहे हैं मलफूफ अल्फाज में, उसका मतलब सीधा सीधा यही है। लेकिन यह कि एहसान फरामोशी की ऐसी मिसाल है ये कि जिसकी दौरे हाजिर में जरा मिसालें कम कम है। वरना इमरान खान की हुकूमत से पहले कितने लोगों ने फैसल वाड़ा का नाम सुना था या उनके काम से वाकिफ थे या उनके ताल्लुकात किसी से थे या नहीं थे, किसको। अब ये एक पहलू है इसका। दूसरा यह है कि अब वो क्या समझ रहे हैं कि वो सारे निजाम को जो है उनकी मर्जी से चलाया जाएगा और जो कानूनी कुदरत है वो हरकत में नहीं आएगा। देखते हैं कि वक्त क्या दिखाएगा और क्या नहीं दिखाएगा। वाज़ेह तौर पे ये इशारे हो रहे हैं या डराया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो 9 मई के केसेस बाकी हैं, 4 इल्जामात में सजा हुई है 14 साल फैज हमीद को, और 9 मई के वाकयात वाला सिलसिला भी बाकी है। उसका कनेक्शन बुनियादी तौर पे इमरान खान और पीटीआई से जोड़ा जा रहा है और जुड़ा हुआ तो है 9 मई तो उनकी छेड़ है बुनियादी तौर पे। और अब देखते ये हैं कि आया अगले किसी केस में इमरान खान और फैज हमीद एक ही सफ में खड़े हुए दिखाई देते हैं या मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। लेकिन जिस चीज का मुझे जाती तौर पर शिद्दत से इंतजार है वो फैज हमीद का इन सजाओं को हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। जहां तक ये अदालती सिस्टम और इसकी अपील की बात है, वहां से तो शायद आपको उनका नुक्ता नजर इतना वाज़ेह और क्लियर ना मिले। लेकिन जिस वक्त इनको इन सजाओं को आम अदालतों में चैलेंज किया जाएगा और उनके वकील इनका नुक्ता नजर पेश करेंगे और गवाहान की फहरिस्त पेश करेंगे कि फलां साहब को भी बुलाया जाए और फलां साहब को भी बुलाया जाए, तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। और फिर
चीजें ऐसी सामने आएंगी जिस पर कौम हैरान भी होगी और परेशान भी होगी। जी सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, जैसा कि मुकीम अहमद साहब ने भी कहा है, लेकिन फैसल वाडा साहब जो हैं उनको उनकी पेशगोइयों को भी मानना पड़ेगा और उनकी जो है एज ए सियासी वली होने को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं, ये कहते आ रहे हैं, वो तो फिर वही हकीकत में वही सच निकलता है। चंद दिनों बाद वही कुछ होता है, अब भी वही कुछ हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि आइंदा भी वही कुछ होगा जो कि वो जिसका इजहार उन्होंने अभी किया है, जैसा कि मुकीम अहमद साहब से भी मैंने पूछा था? पाकिस्तान की सियासत में हर दौर में एक ना एक किरदार ऐसा रहा है जो किसी का फरमाया वो हमें सुनाता है। हजरत पीर नवाज शरीफ साहब यही काम ज़िया-उल-हक के दौर में करते थे, ठीक है, लेकिन वो चूंकि एक पीर थे, लिहाजा वो उनकी पेशिंग गोइयों में आ जाता था कि पीर साहब ने पेशिंग गोई की है। बड़े आदमी थे, लखनऊ के मरीज है, लिहाजा किसी की जरूरत नहीं होती थी उनके बारे में जुबान खोलने की। उनके बाद ये किरदार जनाब पिंडी के हर दिल अजीज शेख रशीद को मिला और उन्होंने तो फिर इंतहा की। उन्होंने वो जो किरदार पीर साहब वाला था वो इस तरह निभाया कि जुबान का जो कड़ापन था, सख्ती थी, मैं तलखी थी, मैं गलत गलत का लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं शेख साहब के मुंह से सारी गालियां मोची गेट में भी सुन चुका हूं जब वो जलसा में तकरीर करते थे और उनकी तकरीर के बाद मैदान खाली हो जाता था, हत्ता कि नवाज शरीफ की तकरीर सुनने के लिए लोग वहीं रुकते थे। क्यों कि शेख साहब बीबी के बारे में जो हजर सराई किया करते थे वो मिसाली थी। उसके बाद एक और शख्स तशरीफ लाए, वो इमरान खान के दौर में आए, वो भी पिंडी के रहने वाले हैं, मुझे उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, एमपीए थे चौहान साहब, और वो कश्ती छोड़ कूदने वाले चूहों में सबसे आगे थे। इमरान खान की जब कश्ती बफर में आई तो जिस चूहे ने पहले छलांग लगाई, वाडा साहब, चौहान साहब, ये लोग शामिल थे। और उसके बाद इमरान खान पे हर्जा सराई की इंतहा कर दी, वो भी किसी के कहने पे थे, उनकी अपनी इतनी जरूरत नहीं थी। तो जब तक तहफुज ना मिले, आपको सेफ पैसेज ना दिया जाए, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? वाडा साहब ये वही है जो टीवी प्रोग्राम में मुझे शर्म आ रही थी, एक फौजी बूट ला के मेज पे रख दिया था। ये क्या था तरीका? मैं उस प्रोग्राम के एंकर होता तो उनको उठा के बाहर फेंक देता। ये तरीका है? आप क्यों फौज का बूट लेके आए हैं? आप किसको, उस वक्त वो किसके खिलाफ थे? ये वही लोग हैं। क्या ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तानी फौज के बारे में हर्जा सराई नहीं की? क्या नवाज शरीफ साहब ने हर्जा सराई नहीं की? क्या मरियम बीबी साहबा ने नहीं की? किस किस का नाम लूं मैं? बात इतनी सी है, तो मैं सब करें। शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं, इसका इजहार कर रहे हैं कि जनाब ऐसे लोग हर दौरे, और आपने भी कहा हर दौरे इक़्तिदार में तर्जुमान आते हैं खुद ब खुद बनकर और लाए जाते हैं और फिर उनसे तर्जुमानी की जाती है और फिर उन्हें सियासी तौर पर वली भी साबित करने की कोशिश करते हैं और हमें मानना पड़ता है कि हाँ जी, क्योंकि उनकी पेशगोइयां पूरी हो रही होती हैं। लेकिन इन्हीं पे आप समझते हैं, जैसे आपने जिक्र किया है कि अब आगे हम देखते हैं कि इस कोर्ट मार्शल के बाद आगे जब ये अपीलें होंगी तो राज फाश होंगे, पता लगेगा। आप क्या समझते हैं कि इन पता लगने में क्या साहब इक़्तिदार की ख्वाहिशात भी पूरी होती दिखाई देती हैं, जिनका जिक्र सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब ने किया है कि अगला निशाना जो है वो बाजवा साहब हैं, इमरान खान साहब हैं? क्या कुछ आपको नजर होता हुआ दिखाई देता है आइंदा? अच्छा, जहां तक बाजवा साहब की बात है और जो इंफॉर्मेशन मुझ नाचीज तक
पहुंची है उसके मुताबिक तो ये है कि गवाहान की फहरिस्त में बहुत ज्यादा गवाहान की फहरिस्त पेश की गई थी फैज अमीन के वकला की जानिब, जिसमें जनरल बाजवा का नाम भी था, लेकिन जनरल बाजवा को पेश नहीं किया गया आखिरी इत्तलात तक। तो वो इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। और अगर उन्होंने ये प्ली ली मिसाल के तौर पे कि जी मैंने जो कुछ किया वो जनरल बाजवा के कहने पर किया, केस की नौयत क्या होगी, और अगर मिसाल एक सिनेरियो है कि अगर वो ये कह दें मिसाल के तौर पे कि मैंने जो कुछ किया इमरान खान के कहने पे किया, तो फिर सूरत हाल क्या होगी। तो ये बड़ा एक मजहब का खेल सूरत हाल हो जाएगी। कुछ हो ना हो तमाशा लगता हुआ जरूर नजर आएगा, और बहुत से राज जो अब तक फाश नहीं हुए वहां पे फाश होते हुए दिखाई भी देंगे आवाम को। देखिए मैंने इशारा कर दिया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ साफ और वाज़ेह अल्फाज में। एक वो किन लोगों को बतौर गवाह पेश करते हैं, क्या उन्हें पेश होने की इजाजत होगी, और अगर पेश कर दिया तो फिर क्या सूरत हाल होगी। एक दूसरा यह है कि वो अगर ये कहते हैं कि मैं किसके कहने पे एक्ट कर रहा था, तो फिर सूरत हाल क्या होगी। और ये इस चीज का अंदाजा तो इनको भी है जिन्होंने सजाएं भी दी हैं और जो इस तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, पता उन्हें भी है। तो वो उन्होंने भी उसका कोई बंदोबस्त किया हुआ होगा कि या तो उस स्टेज तक काम जाएगा नहीं, या सूरत हाल को कोई और ट्विस्ट दे दिया जाएगा। तो कोशिश यही होगी कि अब सियासतदानों की जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनकी कोशिश ये है कि दुश्मन भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जी, दुश्मन भी मर जाए लाठी भी न टूटे। सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब, इसका मतलब है कि इत्तेसाब जिसकी बड़ा बेबांगे तौर पेशगोइयां की जा रही हैं, तो उसमें तो सिर्फ फिर अपोजिशन का ही एहतसाब होगा, अपनों का या साहब इक़्तिदार का एहतसाब होता हुआ तो कोई दिखाई नहीं देता। एक चीज आप दोनों हजरात के लिए जहन में ये भी रखिए कि फैज हमीद साहब को सजाएं सुनाने से पहले आईनी तरामीम की जा चुकी है। अब फैज साहब का केस आईनी अदालत सुनेगी या सुप्रीम अदालत सुनेगी, ठीक है, ये एक बहुत अहम बात है। और नंबर दो, क्या इन तरामीम के अंदर कोई ऐसी शिक तो शामिल नहीं है जो भी सामने नहीं आई कि किसी भी फौजी अदालत की सजा को कोई भी मुल्क की सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी। अब ये कोर्ट ऑफ अपील्स का लफ्ज जो है, ये कोर्ट ऑफ अपील कहीं कोई मुखफ़फ़ कुछ और तो नहीं है। हमारे यहाँ पुराना था, पुराने में से अदालत बहुत अच्छी है। सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब, आज जो साबिक अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, लिखने वाले जो साफी हजरात हैं, कॉलम निगार हैं, वो तजिया पेश करते हुए फरमा रहे थे, इसको ओपन करके बता रहे थे कि नहीं जनाब 40 दिन के अंदर जो है वो ना सिर्फ अपील जो है वो फील्ड मार्शल के सामने पेश की जा सकती है, बल्कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आगे जो है वो चल के ये केस जाया जा सकता है। लेकिन बात वो आप वाली ठीक है, लेकिन होगा तो चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट जाए या आईनी सुप्रीम कोर्ट में जाए, बात तो वही, फैसले तो वही आएंगे जो कि फैसले कर लिए जाते हैं। उससे हटके तो ना पहले आए या ना अब आइंदा आएंगे। क्या ख्याल है आपका? है, जब भुट्टो साहब को सजा देनी थी तो आप बताए ना कैसे दे दी गई। वो अपनी मर्जी के जज को चला दिए गए वहां पे। इसके बावजूद सिर्फ एक जज की अक्सरियत से फैसला हुआ था भुट्टो के खिलाफ, इस सब के बावजूद। और फिर नसीम हसन शाह ने तस्लीम किया था कि ये फैसला हमने कैसे किया था। इससे ज्यादा क्या बुरा होगा कि हमारी अदालतों के ये इतने बड़े फैसले जो हैं वो बाद में सिलेक्टेड फैसले कहीं और से लाए हुए कहे जाते हैं। उन जजों को क्या सजा मिली जिन्होंने वो फैसला इंप्लीमेंट करवाया? उनको मैं कहता हूं बहादुर मर्ग सजा दे दे। इंप्लीमेंट
इंप्लीमेंट ना हो, 10 वर्ष सजा तो दे दे। अच्छा जनाब मुकीम अहमद खान साहब, आज जो है वो ISPR की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा हुई है जिसे अब कहा जाता है कि ये गैर सियासी थी, और इसमें उन्होंने फरमाया है ISPR ने कि जनाब हमें सारे ही सियासी लीडरान का एहतराम है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम बात करते हैं 9 मई की। ये जो 9 मई में सारे इन्वॉल्व हैं, ये कौम का केस है, ये सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का केस नहीं है। सो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई अवाम का केस है, और अगर ये अवाम का केस है तो फिर फौजी अदालतों में क्यों लड़ा गया या लड़ा जा रहा है? इसको तो फिर अवामी अदालतों में लड़ा जाना चाहिए और बिला इम्तियाज उसके फैसले आने चाहिए। क्या वजह है? और दूसरा ये कि ये जो केस है इसके तहत सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को सजाएं दी जा रही हैं जो कि गुज़श्ता हुकूमत को लाने और इस हुकूमत को ले जाने में जिन्होंने कोई किरदार अदा किया है, जबकि इस हुकूमत को लाने वालों का एहतसाब नहीं हो रहा। देखिए जी, ये हमारी वो जो निज़ामे अदल का तुर्रा इम्तियाज है, पिक एंड चूज। अच्छा, ये सैयद साहब ने बड़ा खूबसूरत पॉइंट रेज किया कि मतलब किस अदालत में उसका वो फैसला होना है अव्वल तो, और क्या फौजी अदालत का दिया हुआ फैसला सिविल कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। अगर तरमीम नहीं आई तो 28वीं तरमीम में कर लिया जाएगा जिसका उन्होंने इज़हार किया। बात है जी जी, बस वो मैं ब्रीफली इसको टच कर रहा हूं। जो लीगल पोजीशन है, एक ये है कि हायर मिलिट्री अथॉरिटी से अपील के बाद इसको हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत पिटीशन की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत और आर्टिकल 185 के तहत अपील हो सकती है। अच्छा, उसमें एक दो मिसालें और भी हैं कि जो टेररिज्म के केसेस थे 2015 के बाद, उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उनमें से कुछ केस जो हैं वो ओवरटर्न भी हुए हैं और फैसले तब्दील भी हुए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब मुंह मेरा अदलिया शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब क्या होगा? क्या नहीं, ये तो बताएं ना कि ये तो गुज़श्ता हुकूमत को जो है लाने वालों उनका एहतसाब हो रहा है, इस हुकूमत के लाने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? इसका जरा जवाब प्लीज आप दीजिए। मैं फिर शोएब अहमद साहब से भी इस हवाले से गुजारिश लेता हूँ। जी ठीक है, अब वो देखें, वो जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। बार बार देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की भी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि बाजवा साहब को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। उन्होंने 9 माह के वक्फे के बाद जो गुफ्तगू की थी, उन्होंने यही कहा था ना अपने ज़िमनी इंतखाब में जीते हुए MNAs के साथ मीटिंग में। फिर बाद में राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहीं, अभी बहुत अहम मसाइल और चीजें बाकी हैं, उनको देख लें, फिर इसको देखेंगे। तो अब देखते हैं ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो, इसीलिए मुझे भी इस चीज का इंतजार है कि और कोई कुछ करे ना करे, फैज हमीद ने कम से कम अपने ऊपर गिरने वाला मलबा किसी पर तो डालना है, या यह उसने सिर झुका के इस सारी गिलाजत को एक्सेप्ट कर लेना। जी सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब, आप क्या कहते हैं कि ये अपने ही मोहसिनों की ख्वाहिश दिल में उजागर करके उनका मुतालबा कर रहे हैं? जो इन्हें लाने वाले हैं उनमें बाजवा साहब भी शामिल थे, अगर निकालने में शामिल थे तो लाने में भी तो शामिल थे। लंदन में बैठ के जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो बाजवा साहब ही कर रहे थे, जनरल आसम मुनीर तो नहीं कर रहे थे। तो मेरा क्या मतलब है, ये जो एहतसाब है उसमें तो फिर सारों को आना चाहिए और ख्वाहिश का इजहार भी सारों का ही होना चाहिए। अच्छा, मैं समझा था कि आप मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं कि इनको लाने वाले कौन हैं। आप तो बहुत पीछे चले गए यार। आप तो तेरा की बात कर रहे हैं। शोएबुद्दीन साहब, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि जो पिछली हुकूमत को PTI को लेके आए थे या उन्होंने दस्ते शफकत रखा, उनका तो एहतसाब हो रहा है। 9/11 के से हो रहा है या जिस हवाले से हो रहा है।
लेकिन जो इस हुकूमत को लेके आए हैं, पहली बात तो ये है उनका एहतसाब भी क्या होगा, और अगर होगा तो उसमें ख्वाहिश आपने डाल दी कि जनाब ख्वाहिश है बाजवा साहब की, तो बाजवा साहब भी तो इनको लाने में शामिल थे, उन बेचारों का कहाँ एहतसाब होगा। आपने मेरी बात अभी भी नहीं समझी। क्या आप 2024 वालों की बात कर रहे हैं या 2013 वालों की? हाँ, ये भी बड़ी अहम बात आपने आज की है। अब आप समझ गए हैं? जी हाँ, मैं समझ गया। तो जब लोग चले जाते हैं तब एहतसाब होता है भाई, इक़्तिदार में किसी का एहतसाब नहीं होता। ठीक है, तो ये फिर वाडा साहब की पेशगोई गलत साबित होगी पहली दफा कि यहाँ एहतसाब जो है सबका होगा और सब में साहब इक़्तिदार वाले शामिल नहीं होंगे। आपने एक जुमला आज राना सनाउल्लाह का गौर से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैं खुश तो नहीं हूं लेकिन खुद एहतसाबी पर खुश हूं। ठीक है, अब वो कहने ये चाह रहे थे कि भाई खुद एहतसाबी किए तो और भी करो, खुशी तो देखे ना फूटे पड़ रही है ना। मुसीबत ये है कि हर एक ने अपने अपने गिरज रखे हुए हैं। जनाब राना सनाउल्लाह साहब का गिरज तो वो है जब एंटी नारकोटिक फोर्स के मेजर जनरल के हुक्म पर उनको पकड़ा गया था और मिनिस्टर को तो पता ही नहीं था, जिसमें बाद में डाला गया सारा एंटी नारकोटिक फोर्स से पकड़ा था वो। तो राणा साहब की जरूरत नहीं हुई आज तक उस तरफ जाने की, तो मिनिस्टर का नाम लेते हैं हमेशा। क्यों नहीं एंटी नारकोटिक फोर्स वाले उस बाबरती लोग जो ने पकड़ा था उनका नाम क्यों नहीं लेते? जी मुकीम अहमद खान साहब, क्या बात है कि किस सही जो जिम्मेदार हैं उनका नाम लेते हुए लोगों की जुबानें क्यों लड़खड़ा जाती हैं, सच्चाई की बात करते हुए या लिखते हुए कलम क्यों कांपने लगता है, क्या वजह है जनाब मुकीम अहमद खान साहब? बात आगे लेके चलें। ये सैयद साहब ने कहा कि जी वो उन्होंने जो बयान दिया वो इस पैराए में था, तो वो चूंकि उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है तो उनके मैं जो समझा हूं या उसकी जो तशरीह मैं कर सकता हूं वो ये है कि उनके कहने का मकसद ये है कि मजा तो नहीं आया पर चस आ गया। ठीक है, अच्छा जी सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब, मजा तो नहीं आया पर सच चस आ गई, लेकिन दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। आज हमेशा से ये होता आ रहा है, अगर आज इनकी बारी है तो कल उनकी भी बारी आती है। क्या वजह है कि अहले सियासत हों, अहले ताकतवर हों, जो भी हल्के हों, क्यों भूल जाते हैं और क्यों अपना मुहासबा नहीं करते, क्यों अपनी कुताहियों का अजाला नहीं करते, क्यों एक दफा फिर जो है वही चीज दोहराते हैं जो पीछे वो दोहराते आ रहे हैं, और आज एक दफा फिर दोहराई जा रही है और जन हसाई करवाई जा रही है। दो चीजें हैं, एक कुर्सी और एक जाती जेब। मैं अवाम की जेब की बात नहीं कर रहा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 1988 से लेकर 1999 तक वो 2 बिल्लियों की तरह लड़ रही थी, रोटी बंदर खा रहा था, उनको कुछ नहीं मिला जूतियों के अलावा, लेकिन उन्होंने आवाम को लूटा, रज के लूटा। चाहे बदरिया कोरिया लूटा, चाहे बदरिया ये जो इन्होंने बिजली के मुआहदे किए उसके जरिए लूटा। तो जब 2.5 सेंट में अपना बांग्लादेश मुआहदा कर रहा था, हमने 7 सेंट में मुआहदे किए, और फर्क ये किया कि नाम किसी और का, पीछे असल में हम खुद खड़े थे। क्या ये जो अपना हमारे आज भी जो ये गैस आ रही है कतर से एलएनजी, इसके पीछे कौन है? क्या सबको नहीं पता? हर मुल्क इस मुल्क में हर बच्चे तक को पता है कि पीछे कौन है, जो से बाहर आ रहा है, उसका किससे रिश्ता है, सबको पता है। कोई नाम नहीं लेता, मैं भी नहीं ले सकता, आपके प्रोग्राम का मसला हो जाएगा। मेरी मुक्ति ये है, मैं नाम लेने को तैयार हूं, लेकिन मुझे पता है आप नहीं चला सकते। मैं 1-2 जगह भी रद्दी कर चुका हूं और प्रोग्राम कर चुका हूं। सर ये चलाएंगे आप, ये सच है।
भाई और बरतानिया में रहते हैं, मुकीम थे और बरतानिया में रहते हैं। अब आप करें, आपके बारे में भी कहा गया है कि अब बरतानिया में कोई महफूज नहीं है और लोगों भी किस्म देंगे। ये आप सुने, आपको मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो बोलना भूल गया। रजब भट्ट को ले आए हैं, बाकियों को लेके आना है, शहजाद अकबर और आदर राजा को। जी मुकीम अहमद खान साहब बारे में क्या है, हर एक के बारे में क्यों बैठा है, जो भी यहाँ के बारे में जरा बोलता है, मुंह खोलता है, उन सबके लिए पैगाम है, डरो असि आ रहे हैं। नहीं ठीक है जी, डरना है, जो बात सही है वो सही है, डरना है। भावे असी कौमी दलेर के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, लेकिन हमें ख्याल तो जरूर करना है, डरना है। डर एक चीज है तो डरना चाहिए। तो जो भी ताकतवर है एक है, उसमें डर जो है उसको मानना चाहिए, जो बात मानने वाली है। मुकीम अहमद खान साहब, शहजाद अकबर साहब और आदर राजा की बात आई है, तो आप क्या समझते हैं? एक तरफ तो वो अब माफिया भी मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे ही लोगों को, जैसे कि सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब ने कहा है कि उन्हें लाने की बात हो रही है, मुआहदे की बात हो रही है, जो कि मुआहदा नहीं था। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? हाँ, ये एक्स्ट्राडिशन का जो मुआहदा है वो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अभी तक नहीं हुआ है, कैदियों के तबादले का मुआहदा। अच्छा, ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के जरिए बरतानिया को ये ऑफर की गई है कि जनाब मुजरिमों के तबादले का कोई मुआहदा कर लेते हैं, और फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान कोई उन 4 मुजरिमों को लेने को तैयार है जो बरतानवी नजात पाकिस्तानी हैं, जो जिनसी जराइम में मुलविस थे। उन्होंने पाकिस्तानी अंडर कर, नतीजा ये है कि अब पाकिस्तान उनको लेने से इनकारी है और बरतानिया जोर दे रहा है। दूसरी जानिब शैडो होम सेक्रेटरी, जिनका ताल्लुक अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी से है, उनका नाम है क्रिस फिलिप्स, उन्होंने पाकिस्तान की इस तजवीज की मुखालफत की इतलात के मुताबिक, और उन्होंने हुकूमत पे, बरतानवी हुकूमत पे जोर दिया है कि हमें सियासी इंतकाम का शिकार अफराद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और अब देखते हैं कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, कि वो कैदी या वो बरतानवी जो हैं उनको पाकिस्तान कबूल करेगा, तो बरतानिया की हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से मुखालफत का सामना है, और इनको ले जाने में भी कुछ कानूनी रुकावटें हैं। मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूं आपके प्रोग्राम में कि वो जो असाइलम सीकर्स, असाइलम किसी ने लिया हुआ उसको हुकूमत नहीं भेज सकती। जहां पर सजाए मौत की सजा होती है वहां पर आमतौर पर बरतानिया कैदी नहीं देता। और तीसरा यह है कि अगर किसी ने ये प्ली ले ली कि यहाँ की अदालतों में बरतानिया की कि जी मेरे खिलाफ जो है सियासी मुकदमात हैं, तो वो एक और रुकावट बन सकता है। जी ठीक है सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, जहां बाहर के बोलने वालों को लाने की, उनका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात हो रही है, वहां जनाब आज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी सॉफ्टवेयर कुछ अपडेट होता हुआ दिखाई दिया है। वो अपने बयान में ना सिर्फ अब पीटीआई बानी पीटीआई को कह रहे हैं कि या उनको माफी मांगनी चाहिए और उसमें 9 वाले केस में, और दूसरा जो है शहबाज हुकूमत जो है उसने वाकई इस मुल्क को जो है बड़े मुश्किल हालात से निकाला है। क्या वजह आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज हुकूमत की तारीफ करने मजबूरी है? क्या है इसके पीछे, आप क्या कहते हैं? मन तेरा हाजी बगोयम तू मेरा मुल्ला बगो, ये एक दूसरे की तारीफ करते हैं। इनके पास है क्या? इनकी तारीफ किसी और ने कभी की? कराची में रोजाना बच्चे मर रहे हैं, रोजाना हादसे हो रहे हैं। कल 3 लोग मरे टैंकर के नीचे आके, आज एक और मर गया। 260 अफराद टैंकरों ट्रॉलरों के नीचे आके कराची में मरे हैं।
बिलावल साहब को तफरीक हुई कि दिन के अंदर ये गाड़ियां शहर के अंदर कैसे आती है, वहां इनको नजर नहीं आता, तारीफ कर रहे हैं, अपने वजीर आला को पकड़ ले। वो बच्चा जब मर गया 2.5 साल का 3 साल का, वो मेन रोड है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर खुला गटर है और उसको कहा क्या जा रहा है 13 दिन से वो गटर का ढक्कन नहीं था। उस स्टोर इंतजामिया पे भी मैं लागत ही भेजूंगा, जिनके सामने जहां मोटरसाइकिल पार्किंग है, मैं उस स्टोर में जा चुका हूं एक दफा खरीदारी करने। मुझे अफसोस ये हो रहा है 1000 या 2000 रुपए का कुछ सीमेंट का स्लैब ला के वहां नहीं रखा उन्होंने, एक बच्चे की मौत का इंतजार किया। और फिर बल्दिया वाले जनाब, मैं फौजिया वहाब साहबा की बहुत इज्जत करता हूं, कभी रात के 11 बजे भी उन्हें फोन किया ना, कभी भी आप पे कमेंट्स चाहिए इस बात पे, वो अवेलेबल होती थी। लेकिन मुर्तजा वहाब ने बेहद मायूस किया है, इंतहा दर्जे का मायूस किया है कि उस सड़क के ऊपर उस गटर ना होने पे उनका अपना बंदा एक जाली इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे रहा है, और बाद में जब एक टीवी के ऊपर फुटेज चलती है कि ये ढक्कन है, ये तो ट्रक से टूटा था जो गुजरा यहां से बंद करता हुआ। मजाक के कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, और फिर बिलावल साहब नारे मारते हैं पंजाब में आके, ओ भाई 7 सीटें हैं बिलावल साहब के पास, खुद उनको जितने वोट मिले थे ना, मुझे अफसोस होता है लाहौर में इस पीपल्स पार्टी के गढ़ में, जहां कभी उनके नाना भी जीते थे, उनके बाकी लीडर जीते थे, वो बिलावल साहब तो यहां से नहीं जीत सके। उन्होंने क्या करना है लाहौर में आके? उनको प्रॉब्लम ये है कि जब से उन्होंने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाए हैं, यहाँ से तो अपना सैयद शहबुद्दीन अहमद साहब, यहाँ से तो उनका मुखालिफ जो है वो शख्स था जो इमरान खान को टिश्यू पकड़ाता था, कप पानी से हाथ धुलाता था, उसके मुकाबले में हरवा दिया गया। अब ये तो ये हालत है, एक इतने बड़े लीडर को कहां से क्या किया गया, ये तो आप अगर खोलने लगे सच्चाइयां तो प्रशांत बिलावल साहब तीसरे नंबर पे आए थे, जी तीसरे नंबर पे, और कहा उनका नाना और उनकी माँ का नाम कहीं लगा दिया जाता था तो वो हर पूरे पाकिस्तान में वो तमाम सीटें जीत जाते थे। मुकीम अहमद खान साहब, ये क्या बेहसी है कि अहले सियासत को ही डबोने की बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल माइनस करने की बात कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ था, कोई माइनस हो सकता है और कभी हुआ है जो ये अब एक दूसरे को माइनस करने के लिए पहले जमहूरियत के मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिल रहे हैं, उनके जो है वो तबला बजा रहे हैं, उनके साथ उनकी हमायत कर रहे हैं और बयाना दे रहे हैं? जी, हमारे सियासतदान जो है ना, वो जमहूरी नहीं है अपनी सोच में, माजरत के साथ। ये जो सोच है ना कि सामने मुकाबला ही कोई ना हो, रेस हो तो दूसरे के हाथ और पांव बांध के उसे दौड़ाया जाए और हम अकेले ही लड़ें और अकेले ही जीत जाए। वो जो कहते हैं ना हेल्दी कंपटीशन या स्पोर्ट्समैनशिप, वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। और आप ये देखें, हमारी जो जमहूरियत का हाल है वो भी आपके सामने है। हमारे यहाँ 4 मार्शल लॉ लगे, कभी भी कोई मार्शल लॉ लगवाने वाला डिक्टेटर सियासी जमातों या सियासतदानों की मदद से महरूम नहीं रहा। उसको सियासी पार्टियों की छत्र छाया भी नसीब रही, उसे सियासतदानों की चापलूसों की टीम भी दस्तयाब रही, उसके दस्तरखान पे खाने वाले साहबी भी मौजूद थे, उसकी मुस्कुराहट पे निसार होने वाले शोरा भी थे, और उनकी मुस्कुराहटों पर नज़में लिखने वाले शायर भी थे। और सबसे ज्यादा जो गलत या मनफी किरदार अदा किया वो हमारे सियासतदानों ने, जिन्होंने उन्हें सपोर्ट भी किया, जिन्होंने उनके दौर में फायदे भी उठाए और उनके साथ मिलके ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाया। आज वो कहां है और या तारीख में उनका क्या मुकाम है? उन्होंने शायद पोजीशंस
प्रोटोकॉल या वो इक़्तिदार के मजे तो लिए होंगे, लेकिन लोग उन्हें किन अल्फाज में याद करते हैं और तारीख उन्हें किस नाम में याद रखेगी, ये लोगों को भूल जाता है। और यही मसला यहां भी हो रहा है इस वक्त में कि जी बस वो जो हमें पसंद नहीं है वो नजर ना आए, उसे किसी भी केस में उठा के फिट कर दें। अब मैं तो जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि अब वो किसी के हैं या वाकई किसी का कोई जेन्युइन। जी सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, आखिरी सवाल टाइम बड़ा महदूद है। जनाब, अहले सियासत जिनको हम कहते हैं, हमें जमहूरियत के अलमबरदार कहते हैं, हम उन्हें समझते हैं कि वही जमहूरियत को लेके और पनप रहे हैं, उसको लेके आगे चल रहे हैं। वो तो खुद उनकी पैदावार हैं और उन्होंने उनको बनाया है और उन्होंने ही उनको सजाया है। कैसे वो उनकी मुखालफत कर सकते हैं, कैसे उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं, कैसे उनका एहतसाब कर सकते हैं? आप क्या कहते हैं कि कभी आप बनाने वाला भी को भी कोई बनकर जो है वो चैलेंज कर सकता है? मैं एक छोटा जुमला पहले कह दूं। अभी मुकीम साहब ने कहा है कि हमारा ये जमहूरियत पसंद नहीं है। ये लोग वो हैं जो ये कहते हैं गलियां होंगन सुनिया तो बिच मिर्जा यार करे कि सादा कोई रेवरी ना मुखालफ कल नहीं लगे। दूसरा माइनस की बात की थी तो भाई जियाउल्लाह के दौर में कहा गया था कब्रें दो, कब्रें एक और मुर्दे दो, लेकिन भुट्टो माइनस नहीं हुआ, आपने फांसी दे दी। भुट्टो को माइनस नहीं किया जा सका। आज 50 साल बाद भी भुट्टो को माइनस नहीं किया जा सका। जो आपने बात की है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहां बर्दाश्त का कल्चर नहीं है। और ये लोग जिस गमले से उगे हैं, जिस गमले में इनको पानी दिया गया है, जहां इन्हें खाद दी गई है, ये वही सोच लेके आते हैं। इनके अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। भाई जमहूरियत की खाद मिलेगी, जमहूरियत का पानी मिलेगा, जमहूरी रास्ते से आएंगे, अवाम का वोट लेके आएंगे तो है। और जो अवाम का वोट लेके निकलता है काउंसलर, वो भी ये सोच के निकलता है पैसे कितने कमाने हैं। आजकल मैं आपको बताऊं, ठेकेदारों से 50% तरक्याती कामों में लेते हैं ये लोग, 50%। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुकीम अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसे कि दोनों ही मेहमान गिरामी ने जिस तरफ इशारा किया वो यही है कि एहतसाबी अमल जो है वो बहुत अच्छा है, खुद एहतसाबी का अमल उससे भी अच्छा है, होना चाहिए। जो एहतसाब हो रहा है उस पर ना सिर्फ सब लोग बल्कि अवाम भी जो हैं वो बहुत खुश हैं। लेकिन एहतसाब जो है वो सबका होना चाहिए, बिला इम्तियाज होना चाहिए और जो है उसमें इम्तियाजाना रवैया नहीं आना चाहिए। अगर अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है तो सब इक़्तिदार का भी होना चाहिए। अगर सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब करना है और साबका रवायत को बरकरार रखना है कि सिर्फ जो साहब इक़्तिदार है वो आके अपोजिशन का ही एहतसाब करेगा, तो इससे मामला ना सुधरेंगे, ना ही आगे बढ़ेंगे, ना ही इस निज़ाम को चाहे कोई भी आ जाए उसको चलाया जा सकेगा और मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह ने